Hello, welcome to this session, new session on differentiation. तो आज बेसिकली वी विल बी एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द ग्राउंड्स ऑन डिफरेंशिएशन और हमें सब कुछ समझ में भी आ जाएगा. थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ सेशन को लास्ट में, सो प्लीज बेयर अप विथ मी. तो आज हम बेसिकली इसको खत्म करेंगे. मैंने कुछ असाइनमेंट्स भेजे हुए हैं आज भी, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उन असाइनमेंट्स के ऊपर आप वर्क करें. दे आर प्रिटी मच बेसिक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए क्या क्या डिफरेंशिएशन आपने सीखा है. ठीक है. अब इसके बाद एक नया मैं वर्कशीट दूंगा जिसके अंदर बहुत सवाल होंगे और उसको करने के लिए आपको मिनिमम, अगर आप डिलीजेंटली हर दिन 20-20, 30-30 प्रॉब्लम भी बनाओगे तो इट विल टेक यू अराउंड 10 to 12 days to solve that entire set. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन सवालों को सॉल्व करना है आपको. एंड देन वी विल अरेंज सेशन ऑन डाउट्स रिलेटेड टू दैट, सो दैट वी कैन क्लियर ऑल दोज डाउट्स. राइट, काफी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. और इन द मीन टाइम इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेंगे विच इज इंटीग्रेशन, और उसके बाद हम अपने रियल फिजिक्स पे स्टार्ट होंगे. ठीक है. जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि मैं पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस बोल के एक टॉपिक है, बट मैं पहले वो नहीं लेता हूँ कभी भी. मैं उसे बाद में कभी भी इंटरस्पर्स करूंगा, चिंता मत कीजिए आप. उसकी यूटिलिटी आपको जब कुछ फिजिक्स के चैप्टर्स आप पढ़ लोगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगी. So at that time we will take it. We will not take units and dimensions in the first. So don't worry if some of your friends are saying that we have done units and dimensions. Don't worry. It's a very simple topic, but justice can be made to that topic only when we cover it later on, not now. Because as of now you do not know much about different physical quantities. Okay, doubts will be covered later on. Aryaman, theory of vectors, it will be covered in one session. I will just ask you about your doubts in numericals and theory. So you can ask in that will be covered in the doubt sessions, right? Don't worry. चलिए, तो वो वेक्टर्स के डाउट्स में मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी. ठीक है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली कल का जो सेशन था एक क्विक रिकैप मैं करता हूं आपके साथ, सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, और आपको कितनी समझ में आ गई और आपने कितना प्रैक्टिस किया उसका भी मुझे एक अंदाजा मिल जाएगा. आइए रिकैप. कल मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उस फिजिकल क्वांटिटीज की जो रिलेशनशिप हमको मिलेगी, जनरली दो टाइप की रिलेशनशिप मिलेंगी. इधर लीनियर मींस, अगर मैं उसको ज्योमेट्रिकली देखूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लीनियर रिलेशनशिप मींस व्हाट. सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, तो लीनियर रिलेशनशिप इज ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx प्लस c. लीनियर कब बोलते हैं? लीनियर हम तब बोलते हैं जब वेरिएबल्स की डिग्री या उनकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, तब हम बोलते हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो लीनियर है. और अगर रिलेशनशिप नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप लाइक दैट इज गोइंग लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस, एनी ऑफ दीज वैरायटी, तो उस केस में रिलेशनशिप जो होगा वो नॉन लीनियर होगा. नॉन लीनियर होने के लिए ये जरूरी है कि जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, इनकी जो डिग्री है इसमें से कोई एक या दोनों शुड बी अदर देन 1. इनकी जो डिग्री, जिसे मैं बोलूंगा पावर, y की पावर, कुछ तो पावर होगी, दिस पावर शुड बी वैल्यू अदर देन 1. शुड बी अदर देन 1 मतलब अभी आप समझो, should be other than 1 means it can be decimal, it can be fraction, it can be positive, it can be negative, it can be anything, but it should not be 1, right? इधर दोनों वेरिएबल के पावर या किसी एक का, तब भी वो नॉन लीनियर हो जाएगा. ठीक है. अब मैंने कल आपको बताया था कि लीनियर रिलेशनशिप्स के लिए जो डेल वाई बाई डेल एक्स होता है, जो हम स्लोप बोलते हैं, वही डी वाई बाई डी एक्स होता है. क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, आप इसमें से ये वाला एक छोटा सा, इसके अंदर एक लाइन ले लो, ये लाइन यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, क्या इन सभी लाइंस की स्लोप सेम होगी? बिकॉज स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट है. लेकिन अगर आप एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप देखोगे तो इस नॉन लीनियर रिलेशनशिप की जो स्लोप है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी. यस. सो दैट इज वाई अगर अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप विल बी डी वाई बाई डी एक्स ओनली. इस केस में जब हमारे पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो मैं स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? डी वाई बाई डी एक्स ओनली. डी वाई बाई डी एक्स ही मैं बात करूंगा. आई विल नॉट से डेल वाई बाई डेल एक्स. डेल वाई बाई डेल एक्स विल बी रॉन्ग, बिकॉज कल मैंने आपको बताया था कि del y by del x tells you average change in one variable with respect to other. Average change in one variable with respect to other, that is what is del y upon del x. लेकिन dy by dx
gives you the slope exactly at a point. कल मैंने बहुत सी बातें की थी, इंपॉर्टेंट बातें, तो उसी चीज का मैंने रिकैप करवाया है. प्लीज मेरे लास्ट के वीडियोस देखिए, जो लोग नए आए हैं उनको क्लियर कट बहुत सारी बातें, अच्छी बातें समझ में आएंगी. उसके बाद आपको समझ में अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कन्विक्शन भी आएगा कि हाँ मैंने ये चैप्टर सीख लिया. ठीक है, आइए. तो ये मैं क्विक रिकैप कराया आपको कल के सेशन का, जो हमने कल कवर किया था. इसकी पूरी वीडियो अपलोडेड है, प्लीज उसे देखिए. ठीक है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. आइए अब आज का सेशन शुरू करते हैं. तो आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी उसी की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए मैं आपको पहला चीज यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा वो है डबल डिफरेंशिएशन. So we will start our day today with double differentiation. What is the meaning of double differentiation? Suppose मैं आपको बोलता हूँ dy by dx. dy by dx is single differentiation, right? It is single differentiation. तो अगर मैं इस dy by dx का फिर से d by dx of dy by dx कर दूं, तो इसको हम लोग लिखते हैं, शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं. इसको रीड कैसे करेंगे? d2y by dx स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे रीड करेंगे, you have to read it like this, d2y by dx स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको रीड करेंगे ऐसे. तो this is known as double differentiation. So what we are doing, that we are differentiating. First we were having a function, simple function y. We differentiated y with respect to x. This is known as first differentiation. और जब हम फिर से d by dx करेंगे, किसका? dy by dx का, तो ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन. इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन. और इसको रीड कैसे करते हैं? d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर. ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको पहले इसका बेसिक मतलब समझ लें. 2-3 मैकेनिकल कुछ क्वेश्चंस हैं, वो बना के देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा. सपोज इफ आई टेल यू दैट फाइंड, सपोज y is equal to x cube plus 4, x cube plus 4x. Guys, are you able to hear me? Guys, all of you are able to hear me? Aryaman, please check your connection. ठीक है, प्लीज चेक योर कनेक्शन. ठीक है, ओके. जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मेजॉरिटी को समझ सुनाई दे रहा है, तो आप अपना कनेक्शन देखें, आप कनेक्शन में कोई दिक्कत होगी. ध्यान से देखिए. सपोज इफ आई से y is equal to x cube plus 4x. ठीक है, मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है. डबल डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैंने बोला, डबल डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंटेड बाय d2y by dx स्क्वायर. इसको ऐसे लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन को, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है. देखिए ध्यान से, y डबल डैश. सिंगल डिफरेंशिएशन को y डैश भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराइएगा नहीं. y डैश मतलब क्या? ये dy by dx. ठीक है, y डैश मींस dy by dx. और y डबल डैश अगर मैं बोलूं, y डबल डैश इज d2y by dx स्क्वायर. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है d by dx आप करोगे किसका? आप d by dx करोगे dy by dx का. क्या मेरी बात समझ में आई है? So that is d2y by dx square. This is the meaning of double differentiation. आप अभी खुद से करके बोलो, what is the double differentiation of y equal to x cube plus 4x? बता सकते हो क्या? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यशपाल का आंसर आ चुका है. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए dy by dx निकालें. dy by dx निकालें. सर एक सेकेंड, there is one question. Okay, there is one question from Jasraj. Sir, this is not an implicit function. So implicit function, this is not an implicit function, right? Because आपने y और x को सेपरेट कर दिया ना इक्वेशन के दोनों साइड में. एक साइड में सिर्फ y है और दूसरी साइड में सिर्फ x है, राइट? दिस इज नॉट एन इम्प्लिसिट फंक्शन. गुड यशराज. ठीक है जसराज, सॉरी. अब देखो dy by dx करेंगे पहले. dy by dx कितना आएगा? क्या डायरेक्ट करूं या स्टेप्स लिखूं? स्टेप्स लिख देता हूं. d by dx ऑफ x क्यूब प्लस 4x. इसको लिख सकते हैं d by dx ऑफ x क्यूब. जो लोग आज पहली बार आए हैं बिना प्रिपरेशन किए,
उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा गाइस, ठीक है? सो डोंट वरी, गो होम, look at the old videos and then look at this video again, you would be able to understand all the things, and there will be doubt session on this, so don't worry. ध्यान से सुनो. so d by dx of x cube, d by dx of x cube क्या हो जाएगा? d by dx of x cube, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से, सॉरी पावर रूल से 3x स्क्वायर लिख सकते हैं. एंड देन d by dx of 4x, तो ये आ जाएगा 4 into d by dx of x which is 1, ये आ जाएगा. so this will be your y dash या फिर dy by dx. अभी आपको निकालना है d2y by dx स्क्वायर, मतलब आपको d by dx of किसका करना पड़ेगा? आपको d by dx of y dash का करना पड़ेगा, या फिर आपको d by dx करना पड़ेगा dy by dx का. तो अगर आप d by dx of dy by dx करोगे, मैं इस जगह पे कर रहा हूं, ध्यान से देखो, d by dx of dy by dx, dy by dx कितना आया है? इज इट 3x स्क्वायर प्लस 4? तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 0, तो आपका आंसर है 6x. वेरी गुड. जिन लोगों का भी आंसर 6x आया था, गुड, वेरी गुड. क्या आपको डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं समझ में आया? आइए 2-3 और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप समझ में आएगा. कोई खास बात नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल. e टू द पावर, सपोज इफ आई गिव यू e टू द पावर 2x, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है. ये पहला फंक्शन हुआ आपका. दूसरा फंक्शन हुआ y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x. तीसरा फंक्शन हुआ y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर. इन सब का डबल डिफरेंशिएशन करना है. चलिए ट्राई करो सब लोग, 1 मिनट का समय दे रहा हूं. एवरीबॉडी ट्राई इट आउट योरसेल्फ, अपने से करना. मेरा आंसर मत देखना, मैं पैरेलली करता चलूंगा. फाइन सर, लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया. ओके हर्ष, जस्ट होल्ड करना. लास्ट स्टेप कौन सा? सबने ये क्वेश्चंस नोट कर लिया अपने कॉपी में? Everybody try working on these. Let me attend to the question which came now. Last step. Last step देख, d by dx of 3x square plus 4 है. 3x square plus 4 है क्या? क्या इसको फिर से तू ऐसे लिखेगा? Everyone, हर्ष तेरा सवाल था ये, ध्यान से देख. d by dx of 3x square करेगा क्या? प्लस d by dx of 4 करेगा क्या? बोल. क्या 4 कांस्टेंट है? सब लोग देखें, जिनको भी डाउट है वो क्लियर करें, बाकी लोग वर्कआउट करें जो सवाल मैंने दिया है. d by dx of 4 क्या होगा? बोल. क्या 4 कांस्टेंट है? क्या ये 0 हो जाएगा? यार चमका नहीं यार. और d by dx of 3x स्क्वायर क्या करूं? क्या 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालूं? तो क्या इसे d by dx of x स्क्वायर बोलना पड़ेगा? बेसिक्स. d by dx of x स्क्वायर, क्या पावर रूल बताया गया है तुम्हें? क्या आंसर आ जाएगा 3 into 2x, दैट इज 6x. क्या समझ में आया हर्ष? हर्ष तेरा सवाल था, समझ में आया क्या? पक्का? कोई शर्माएगा नहीं, ठीक है? पूछ लेगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है. आ जाओ, पहला सवाल लेते हैं. जिनका हो चुका है वो प्लीज अपना अपना करते रहें. 3 सवाल दिया मैंने. जिनको दिक्कत हो रही है वो देखेंगे, जिनको दिक्कत नहीं हो रही है वो आगे बढ़ेंगे. y इक्वल टू e टू द पावर 2x, पहला वाला मैं कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नाउ, आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन द बोर्ड. प्लीज ध्यान से देखिएगा आपके सही है या नहीं. यस गार्गी, ओके, प्लीज गो अहेड विद द रिमेनिंग वंस. ये आंसर है. कितने लोगों का ये आंसर आया? हाथ उठाओ. किसी का नहीं? कितने लोग ये आंसर आया? यशपाल शेड़के का आया हुआ है, उसने हाथ उठाया है. केजल हैज आल्सो गॉट इट, प्रणीत हैज आल्सो गॉट इट, जूही हैज आल्सो गॉट इट. ओके सर, प्लीज एक्सप्लेन. यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. नाउ लिसन टू मी. जिनका ये हो चुका है, जिनके आंसर्स आ चुके हैं, प्लीज आगे बढ़े. अगर आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है तो सुने, नहीं तो आगे बढ़े प्लीज, ठीक है? जिनको नहीं आया है वो सुने प्लीज. सबसे पहले dy by dx. सबसे पहले देखो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये इट इज लाइक पीलिंग द ऑनियन. सबसे पहले आउटर फंक्शन क्या है? आउटर फंक्शन e टू पावर 2x, और इनर फंक्शन क्या है? 2x. यस और नो? तो आउटर फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या वो e टू पावर 2x ही आएगा? e टू पावर समथिंग x, तो वो वही रहेगा फंक्शन. और फिर इनर फंक्शन जो 2x है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 2 आ जाएगा. और दोनों के बीच में क्या साइन डालोगे?
मल्टीप्लीकेशन। क्या यही पढ़ा था कल हमने डिफरेंशिएशन का रूल, विच इज द चेन रूल? तो मेरी बात समझ में आई है? सर्वेश, सर्वेश देख, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोल? क्या e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है? अभी हमने क्या किया, हमने e टू द पावर, ये देख ध्यान से, हमने e टू द पावर x का होल स्क्वायर किया, तो e टू द पावर x का सम पावर, तो ये पावर रूल के हिसाब से 2 इंटू कुछ समथिंग का पावर 1 हो गया, और फिर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन फर्दर करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है? ओके, आई होप यू गॉट दिस राइट। फाइन फाइन। कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी अभी, जिन लोगों ने लास्ट क्लास में चेन रूल नहीं देखा है, सो प्लीज हैव सम पेशेंस। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन। सेकंड वन का dy बाई dx करेंगे। सर सेकंड स्टेप समझाओ। ओके, सेकंड वाले का क्या मैं बता रहा हूँ। dy बाई dx, सुन ध्यान से, dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। क्या ये बात समझ में आई क्या तेरे? क्या ये बात समझ में आई है? dy बाई dx ये होगा क्या? ये स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं बोलो? dy बाई dx जो मैंने किया, सबसे पहले dy बाई dx ऑफ ex करूंगा, फिर dy बाई dx ऑफ e टू द पावर माइनस x करूंगा। ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई एम इरेजिंग इट ऑफ। फिर से कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x प्लस dy बाई dx ऑफ e टू द पावर माइनस x। dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, and dy by dx of e to the power minus x, it will be e to the power minus x, and then minus x का डिफरेंशिएशन करूंगा with respect to x, क्या वो -1 होगा? अरे चेन रूल भाई, yes no maybe। क्या ये आया dy by dx? कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। कल आपका जेई या नीट नहीं है, चिंता मत करो। dy by dx is this, क्या क्लैरिटी है ये? अब हम निकालेंगे dy by dx ऑफ dy by dx। dy by dx ऑफ dy by dx करेंगे तो क्या आएगा बोलो? e to the power x माइनस e to the power माइनस x, माइनस x। फिर से करो dy by dx, इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं, पूरा पूरा लिख देता हूं। ये देख, dy by dx of e to the power x क्या आएगा? e to the power x माइनस dy by dx of e to the power minus x इज e to the power minus x into -1। तो तुम्हारा रिजल्ट आया e to the power x प्लस e to the power minus x। तो ये एक ऐसा अजीबोगरीब फंक्शन है जिसका d2y by dx स्क्वायर वही आ रहा है जो ओरिजिनल y था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देख, y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x था, तो इसका d2y by dx स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएशन वही आ रहा है जो ओरिजिनल y था। समझ में आया? समझ में आया? करेक्ट। ओके ओके, कुछ लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, मैं कुछ नाम ले रहा हूं। अनंत, अनंत मांडलिक, बेटा समझ में आ रहा है क्या? आयुष, तेरा रिस्पांस नहीं आ रहा। आयुष वट्टमवार, गायत्री, हितवर्धन, इंदु, जूही, केजल, दे आर रिस्पॉन्डिंग। मकरंद, तेरा रिस्पांस नहीं आ रहा है। मेघराज, आज तू चुप है एकदम। ओम प्रकाश गायब है, आज सो रहा है क्या? पूजा, सैफुद्दीन, सिद्धि, सिद्धि, I know you might have some difficulties, a lot of difficulties। यशपाल, यशपाल तू तो गायब ही रहता है भाई, कभी कभार आता है तू। क्या ध्यान सुन, y इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर, ध्यान सुनना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चलो आओ मिलके करते हैं। सबसे पहले dy by dx करेंगे, dy by dx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो e के पावर में है, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x। कितने लोगों का ये आंसर आया है बोलो? dy by dx सब लोग बोलेंगे। सबसे पहले आउटर लेयर इज e टू द पावर x स्क्वायर। e टू द पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर एनीथिंग ही आएगा, वो e टू द पावर एनीथिंग में x स्क्वायर था, e टू द पावर x स्क्वायर लिखा। फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 2x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन साइन से जोड़ देंगे। इज दैट व्हाट द चेन रूल इज ऑल अबाउट? यस नो मे बी? वेरी गुड।
अब ये dy by dx है। अब मुझे अगर निकालना है d2y by dx स्क्वायर, तो क्या मैं करूंगा, d by dx ऑफ dy by dx, पूरा लिख रहा हूं, पूरा लिख रहा हूं, और dy by dx में क्या लिखूं बोल, 2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब समझ, क्या ये जो तेरे को दिख रहा है, क्या यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बोलो? सबसे पहले कांस्टेंट मल्टीपल रूल के हिसाब से 2 को बाहर निकाल दो, और उसके बाद जो तुम ब्रैकेट में लिखोगे कौन सा रूल है ये, क्या ये प्रोडक्ट रूल है, यूवी वाला? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, किसी को कुछ नहीं आया। क्या ये यूवी वाला है? यस नो मे बी, प्रोडक्ट रूल, यस। तो अप्लाई करें, अप्लाई करें, अप्लाई करें। मैं इसको लिख रहा हूं, चिंता ना करें, पूरा करेंगे। प्रोडक्ट रूल, 2 बाहर, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अभी किया था ये, देखो आगे नहीं बढ़ूंगा, बोलो समझ में आया? अभी किया था ना वो, चेन रूल से डायरेक्टली उसको उसको यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इज इट 1? तुम चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हें सिंप्लीफाई करोगे तो 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इधर ब्रैकेट में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, चलेगा? सो दिस इज व्हाट यू गॉट फाइनली। समझ में आया है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें असाइनमेंट दिया गया है ना, बहुत मैकेनिकल अप्रोच है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लीज वो जितने भी सवाल दिए गए, कम से कम 15-16 सवाल तुम्हें भेजे गए डिफरेंशिएशन के अभी तक, और उसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, कर लो एक बार, अपने आप सब याद हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। तो ये है डबल डिफरेंशिएशन। अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें याद होगा जो सिंगल डिफरेंशिएशन था, सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब व्हेन आई वाज राइटिंग dy by dx, मैंने क्या बोला था, व्हाट डज द dy by dx रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली? इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? डज इट रिप्रेजेंट स्लोप? यस, इट रिप्रेजेंट्स स्लोप। यस, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स स्लोप। वी अंडरस्टूड इट। ग्राफ लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, किसी भी टाइप का ग्राफ हो, क्या ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है? डेल वाई बाई डेल एक्स स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और डी वाई बाई डी एक्स भी स्लोप रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन सा मेथड है? ज्यादा पावरफुल कौन सा मेथड है? तुम्हें बोलना पड़ेगा, ज्यादा पावरफुल कौन सा मेथड है? Calculus, very good, because it gives you the power to deal with both linear and non-linear functions. Very good, you are going great guns, great, great, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। तो सिंगल डिफरेंशिएशन dy by dx, that is represent slope। और याद करो, स्लोप को हम लोगों ने क्लास 10th में जब पढ़ा था y इक्वल टू mx प्लस c, तो हमने समझा था कि स्लोप इज नथिंग बट इट इज m। यस नो मे बी, y इक्वल टू mx प्लस c में स्लोप कौन सा है? स्लोप इज m, राइट? वी अंडरस्टैंड इट। अब हम बात करेंगे डबल डिफरेंशिएशन की। डबल डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? डबल डिफरेंशिएशन मतलब, एज आई टोल्ड यू, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स विल बी रिटन एज डी टू वाई। इसको रीड करेंगे डी टू वाई, मैंने आपको लिख के बताया था कैसे रीड करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम अच्छे से समझें, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इट इज द स्लोप, कैन आई राइट इट एज डी बाई डी एक्स ऑफ m। मतलब इसको अगर हम प्लेन लैंग्वेज में समझें, सो dm by dx is what? It is rate of change of slope. It is rate of change of slope with x, क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन सा वेरिएबल है? x। तो क्या dm by dx को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बोल सकते हैं? दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डबल डेरिवेटिव, और ये आपको बहुत काम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो डबल डेरिवेटिव का मतलब है, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है d2y by dx स्क्वायर, या d by dx of dy by dx, और d by dx of m, where m is slope. So dm by dx represent what? It represents
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ एक्स। समझ में आ रहा है? विथ एक्स लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको पता चलेगा कि स्लोप किस वेरिएबल के टर्म्स में आप चेंज कर रहे हो, किस वेरिएबल को आप देख रहे हो और उसके अगेंस्ट में स्लोप चेंज हो रहा है, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी। आ जाओ आ जाओ, देखो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। सपोज मेरे पास x और y दो एक्सेस हैं, x एक वेरिएबल है, y एक दूसरा वेरिएबल है। यहाँ पे एक अच्छा बात मैं बोलना चाहूंगा, आई विल पुट इट एज एन एनेक्डोट। I have told you multiple times, I am repeating it at the cost of repetition once again. I've told you earlier in the last class that x and y in physics will represent what? Will represent different physical quantities. Have I told you this in the earlier class? It will represent different physical quantities. याद करो तुम्हारी जो पढ़ाई हुई थी स्टैंडर्ड 10th लेवल तक फिजिक्स में, क्या याद है तुमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? याद आ रहा है तुम्हें? तो जब मैं बोलूं सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं y में कौन सा वेरिएबल सिलेक्ट कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट। और x में क्या ले रहा हूं? टाइम। तो उस केस में मेरा dy by dx जो है, क्या मैं dy by dx को मॉडिफाई करके ds by dt लिख सकता हूं? और याद करो, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की थी उसको याद होगा कि द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूज्ड टू गिव अस वेलोसिटी। यस और नो? बहुत से बच्चों ने जवाब भी लिख दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब फिजिक्स में x और y mere numbers नहीं होंगे, they will be entities which have some physical meaning. So they will be some physical quantities. X will represent one physical quantities and y will represent the other physical quantity. Are you understanding this? क्या आपको समझ में आई ये बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो मजेदार बात, सुनो ध्यान से। सपोज मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, let me put this straight line something like this, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है dy by dx, ये m होता है। इसका जो सेकंड डिफरेंशिएशन अगर करेंगे d2y by dx स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर? बोलो तो क्या होगा इसका आंसर? लॉजिकली बोलो, d2y by dx स्क्वायर क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं तुमसे, आई एम चेकिंग योर आंसर्स इन द चैट सेक्शन। एनीवन? यार तुम क्लास में हो यार, मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूं, आई नीड रिस्पॉन्स। Yes, dm by dx. So according to you, what is that? Rate of change of flow slope. Very good. What is that? In this case, when I'm talking about straight line, what will be that? You all are right. So d by dx of m, ये क्या होगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? Uniform motion, acceleration, no. Zero. Yashasvi is right. Brilliant. Very good. Simran is right. Now people are coming up with the right answer. Very good. So d2y by dx square जो होगा, ये हो जाएगा d by dx of dy by dx, that is d by dx of slope, and d2 by dx will be zero. It will be a big zero. And why it will be a big zero? Because जो dy by dx था वो कांस्टेंट था। समझा ही नहीं, समझ ही नहीं आया, वो कांस्टेंट था। यस और नो बोलो, बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते तुम। यू कैन नॉट बी क्वाइट इन फिजिक्स, यू हैव टू आंसर, देन ओनली यू विल लर्न। तो d2y by dx स्क्वायर, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन में d2y by dx स्क्वायर जीरो होगा। बोल चमका कि नहीं? चमका है? अब मेरी बात सुनो। सो dy by dx अगर कांस्टेंट है तो d2y by dx स्क्वायर जीरो होगा। क्या मेरी बात समझ आई है? गुड। अब मेरी बात सुनो, ये तो स्ट्रेट लाइन था, मतलब लीनियर रिलेशनशिप था। देख, तेरे को ये सब चीजों के बीच में जंप मारना है। सपोज किसी ने बोला लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो तेरे दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। किसी ने बोला नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो तेरे को दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ग्राफ में नॉन लीनियर रिलेशनशिप बोला है मतलब इट विल बी अ कर्व, इट विल नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या मेरी बात समझ में आई है? और जब गार्गी, व्हेन आई से नॉन लीनियर रिलेशनशिप, इट मे नॉट बी अ पैराबोला। बेटा, पैराबोला तो एक स्पेशल केस में होता है जब y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर होगा। जब x की पावर 2 होगी तब वो पैराबोला है। It can be any other graph. Suppose y equal to x cube लिख दिया, then it will not be a parabola. It will be a cubic function. But yes, it will be a curve. No doubt about it. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Good. अब सुन, ये देख,
अब मेरी बात सुन ध्यान से, देख तेरे को मजा आएगा। सपोज मैंने एक ग्राफ लिया ऐसा, एंड सपोज इफ आई टेल यू कि इस ग्राफ में, ध्यान से देखना, इस ग्राफ में मैं एक साथ बना रहा हूं कुछ ग्राफ्स, ठीक है। मैंने 4 ग्राफ बनाए हैं, आई एम नेमिंग देम 1 2 3 एंड 4। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें कोई भी अदर फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। वी नो इन फिजिक्स इट कैन बी एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन अगर मैथ्स होगा तो दीज विल बी प्योर प्ले नंबर्स, याद रखना मेरी बात। मैं बता रहा हूँ कि कर्व जो होंगे, इन 4 को छोड़ के कोई और वैरायटी का कर्व बन ही नहीं सकता। लॉजिकली सोचो, ये 4 को छोड़ के कोई और वैरायटी का, इन्हीं के कॉम्बिनेशंस में ग्राफ बनेंगे, बट यही 4 मेजर आपको यू नो कर्वीलिनियर या कर्व रिलेशनशिप मिलेंगे वेरिएबल्स के बीच में, यही 4। और आपको इन चारों को मास्टरी करनी है। इनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं, बट बेसिकली आपको यही 4 ग्राफ, मतलब यूनिक अगर बोलोगे तो यही 4 ग्राफ आपको मिलेंगे। ठीक है, पहली बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चलो एक एक करके देखते हैं। ध्यान सुनो, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप बोलूं, सुनना, तो यहाँ पे जो स्लोप है, ये स्लोप इतना है, और जैसे मैं नीचे जाऊंगा इस ग्राफ के तो मेरी स्लोप जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, दिख रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो बड़ा है, यहाँ पे उससे छोटा है, यहाँ पे सबसे छोटा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये स्लोप है, ठीक है। तो ये जो स्लोप है, दिस इज बेसिकली, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप जो है, आपको समझ में आ रहा है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। अब मैं कुछ बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये जो स्लोप होता है ना, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करने का या स्लोप निकालने का हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड, अगर कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड है, अगर कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड है तो स्लोप निकालने का तरीका है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यस और नो? अभी ये y2 और y1 के बीच की दूरी अगर बहुत छोटी हो जाए तो दिस विल बिकम dy by dx, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट कोऑर्डिनेट्स स्लोप निकालने का एक तरीका, अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दिस इज द मेथड टू नो द स्लोप। दूसरा जो है वो है tan ऑफ थीटा। ये आईसीएससी वाले अच्छे से समझेंगे, सीबीएसई वालों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। सीबीएसई वाले ध्यान से सुने मेरी बात। स्लोप निकालने के 2 मेथड है। एक है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो। और अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है तो उस केस में tan ऑफ थीटा करेंगे। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of, आईसीएससी वाले, x axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या समझ आया है? सीबीएसई वाले मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी चिंता मत करो, कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं है। आईसीएससी वालों ने सिर्फ इसे 9th 10th में किया हुआ है, इसलिए उनको थोड़ा सा एज है, बट घबराइए मत, आपको आ जाएगा अभी, कोई खास बात नहीं है। सुनिए मेरी बात, जस्ट ध्यान से मेरी बात सुनिए। ऑल द सीबीएसई गाइस लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, एंड स्टेट बोर्ड गाइस। स्लोप जो है, स्लोप हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक है, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर मुझे उस किसी भी ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है, उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं उनको ज्वाइन करने वाले कनेक्टिंग लाइन का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे निकाल सकता हूं? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं प्रोवाइडेड है तो उस केस में स्लोप निकालने का तरीका होगा tan थीटा। एंड व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन with the positive direction of x axis in anti-clockwise direction। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस स्लाइड के ऊपर मैं आ रहा हूँ, ध्यान सुनो, मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आएगी। देख ध्यान से, सपोज, सुनना ध्यान से, कोई खास बात नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल। मान ले मैंने एक लाइन दिया तेरे को ऐसा, और दूसरा लाइन दिया मैंने तेरे को ऐसा, और मैंने बोला कि बताओ इन दोनों लाइन का स्लोप। सुन, क्या ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस?
तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या मैंने एरो जिस टाइप से दिया हुआ है क्या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है? बोलना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है? तो ये जो है ये इसको हम लोग बोलेंगे थीटा। तो अगर अगर ध्यान सुना, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो क्या tan ऑफ थीटा नेगेटिव हो जाएगा? याद है कास्ट रूल? भूल गए तुम? अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब आप इस क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट या इससे आगे, तो क्या tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू क्या वो नेगेटिव आएगी? बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव आता है? साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, यस और नो? सो tan थीटा नेगेटिव आएगी अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। मतलब अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हुई तो आपको tan थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिलने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब इसको देख ध्यान से, कोई खास बात नहीं है, देख तेरे को आएगा, कोई कोई इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ मैं, ध्यान सुनेगा। अब दूसरे वाले लाइन को देख, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, क्या रे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लाइन कितना एंगल बना रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एरो का हेड देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ हमेशा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मूव कर रहा हूँ। इस एंगल को ध्यान से देखो, थीटा। क्या तुम्हें लगता है कि ये थीटा एक्यूट है? और अगर एक्यूट एंगल होगा तो क्या tan थीटा पॉजिटिव होगा? नहीं आया। क्या थीटा 90 डिग्री से अगर कम होगा, क्या ऑल वाले क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सभी ऑल साइन tan cos ऑल आर पॉजिटिव, यस और नो? बोलना पड़ेगा भाई, चुप नहीं रह सकते तुम। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ, अब देखो ध्यान से। तो मैं फिर अभी ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है, मैं आपको वही पुराने स्लाइड्स पे लेके जाऊंगा, प्रीवियस वाले स्लाइड पे, ध्यान सुनना अभी। अभी देखो, जैसे कि अभी जो मैंने ये 4 ग्राफ बनाए हैं, सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर ने ये जो ग्राफ बनाए थे इस स्लाइड में, ये सब लीनियर रिलेशनशिप्स थे। मतलब इसमें मैं इस ग्राफ में लाई करने वाला कोई भी 2 पॉइंट ले लूं तो मुझे स्लोप सेम मिलने वाला है, यस और नो? कोई भी 2 पॉइंट ले लूं, एग्री करते हो? लेकिन अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊं तो ये तो कर्व्स है, और सर ने बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ द फिजिक्स में जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप आते हैं वो तो कर्व आते हैं। तो हमारा ज्यादा ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए कैसे हम इन कर्व्स में ग्राफ को समझे एंड ऑल दैट, राइट? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तुमको एक बात यहाँ पे समझ में आएगी कि मान लो तुम्हें इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने का मतलब क्या है? इस पॉइंट पे तुम इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट खींचोगे। क्या खींचोगे बेटा जी? टेंजेंट। तो जब तुम टेंजेंट खींचोगे, ये टेंजेंट ऐसे जाएगा। ये टेंजेंट को ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा जी? क्या ये 90 डिग्री से ज्यादा है? चमक रहा है क्या? क्या ये 90 डिग्री से ज्यादा है? ये एंगल देख। तो अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो क्या tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी? यस। क्या tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी? यस। तो ये वैल्यू मान लो ये वैल्यू आ गई स्लोप की -2, तो ये दूसरा वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? -3। ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? -4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो इस पॉइंट पे, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट था, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए, समझना। थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स से हट के थोड़ा सा फील वाला भी चीज बताऊंगा मैं तुम्हें। सुनना ध्यान से, मुझे एक बात बता। स्लोप तेरे को कैसे पता चलेगा कि स्लोप क्या चल रहा है क्या नहीं, स्लोप क्या मतलब ज्यादा है या कम है, कैसे पता चलेगा? सुनना ध्यान से। तू ऐसे मान कि ये एक हिल है जिसे तेरे को उतरना है इस हिल से। तो मुझे बता, तू यहाँ पे हिल के ऊपर बैठा हुआ है और तेरे को ये हिल से उतरना है नीचे। मुझे बता, तेरी सबसे ज्यादा सिट्टी पिट्टी घूम किस जोन में होगी? जिस जोन ज्यादा स्टीप रहेगा। अरे यार, इसको उतरने में तेरे को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ आने वाली है? जो सबसे ज्यादा स्टीप होगा वहीं पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है ना। मतलब तेरे सबसे ज्यादा पसीना छूटने वाला किस जोन में है? क्या जब इनिशियली ये उतरना शुरू करेगा क्या सबसे ज्यादा पसीना छूटेगा? नहीं आया। और जैसे जैसे ये इस कर्व के अलोंग नीचे उतरता जाएगा उसको कम दिक्कत आएंगी, बिकॉज जो स्लोप है वो थोड़ा सा और रिलैक्स हो जा रहा है, यस और नो? उतना स्टीपनेस नहीं रहा। तो अब सवाल है कि यहाँ पे जो स्लोप है ये सभी स्लोप नेगेटिव है। तो नेगेटिव अगर स्लोप है
लॉजिकली सोचना, नेगेटिव अगर स्लोप है तो स्लोप नेगेटिव, तो स्लोप -2 बड़ा है या -4 बड़ा है? -2। तो क्या स्लोप m इक्वल टू -2, क्या नेगेटिव डायरेक्शन में ये स्लोप बड़ा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसीलिए जैसे जैसे हम a टू b जाएंगे, a टू b, b टू c एंड ऑल दैट, तो मेरा स्लोप क्या हो रहा है? मेरा स्लोप रिड्यूस हो रहा है। मेरा स्लोप क्या हो रहा है? मेरा स्लोप रिड्यूस हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो dm by dx है, dm by dx, सो जो चेंज इन स्लोप है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है यहाँ पे? चेंज इन स्लोप। तो चेंज इन स्लोप इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज है, क्या वो चेंज पॉजिटिव आ जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चेंज पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो dm by dx विल बी पॉजिटिव, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मैं इस पे फिर से आऊंगा, अभी अभी थोड़ा सा फील नहीं आया होगा, सुनना ध्यान से। सिर्फ इतना याद रखो, तुमको ये एक कर्व है, ये एक मान लो माउंटेन है या क्लिफ है, कैसा भी मान लो, इसको तुम्हें उतरना है। इसको जब तुम उतरोगे तो तुमको जितना ज्यादा ढलान ज्यादा होगा, क्या तुम्हें उतरने में उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी? जस्ट उस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अभी देखो ध्यान से, अभी सेकंड ग्राफ को देखते हैं। सेकंड ग्राफ में ये थीटा है, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा क्या थीटा बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो थीटा होगी, जैसे जैसे ये थीटा देखो ध्यान से, यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो यू आर गेटिंग थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो dm by dx है, ध्यान सुनना, इस जगह पे dm by dx क्या होगा? इस जगह पे dm by dx नेगेटिव होगा। सोच लॉजिकली, सोच लॉजिकली, dm by dx। मान ले तू इस क्लिफ को तू उतर रहा है, सुन ऐसे कैसे बता रहा हूँ, मकरन होल्ड कर, इस क्लिफ को तू उतर रहा है, तो क्या तेरे को पहले इनिशियली बहुत इजीली तू उतरेगा, और जैसे जैसे तू बाद में जा रहा है, इस जोन में जाएगा, क्या क्लिफ और ज्यादा स्टीप होता जा रहा है? यहाँ पे इनिशियली स्टीप था, बाद में इजी हो रहा है। दूसरे वाले ग्राफ में पहले इजी था, बाद में ये ज्यादा स्टीप हो रहा है। तो स्टीपनेस देखो, तो बाद में स्टीपनेस बढ़ रहा है, तो स्टीपनेस बढ़ रहा है, तो जो dm by dx है, ठीक है, क्या वो नेगेटिव आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये जो है, ये जो पहला वाला जो तुमने ग्राफ बनाया, अगर इसका dm by dx पॉजिटिव है, तो दूसरे का नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि जस्ट उससे रिवर्स बिहेव कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? अब इसका देख, अब इसका देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये तीसरा वाला ग्राफ देख। तीसरा वाला ग्राफ में अगर तू चढ़ाई करने चलेगा यहाँ पे ऐसे, तो जैसे जैसे तू ऊपर जाएगा, क्या तेरा स्लोप जो है, क्या ये स्लोप कम होता जा रहा है? और अभी जो स्लोप है, ध्यान से देख, अगर मैं अभी इसका स्लोप बनाऊं अलग अलग पॉइंट पे, तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप एक्यूट एंगल्स ही है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। और जो एक्यूट एंगल की वैल्यूज है, तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल होगा, और फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एंगल छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं dm by dx निकालूं, ये dm by dx क्या होगा? जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ, क्या मैं dm by dx की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, मतलब यहाँ पे dm by dx नेगेटिव है। अगर मैं स्लोप के टर्म्स में सोचूं तो ये इसलिए है, ध्यान सुनना, इसलिए है क्योंकि ये जो मैंने थर्ड वाला ग्राफ लिया है, थर्ड वाला ग्राफ में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और वो घट रही है, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और वो घट रही है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, मेरी स्लोप क्या हो रही है? स्लोप घट रही है, और dm by dx क्या हो जाएगा? चेंज इन स्लोप, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं करूंगा, चेंज इन स्लोप, क्या मुझे यहाँ पे dm by dx नेगेटिव मिलने वाली है, बिकॉज मेरी जो स्लोप है वो स्लोप घट रही है। यस और नो? फाइनल वैल्यू ऑफ स्लोप इज लेस एज कंपेयर टू इनिशियल वैल्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर तुम्हें समझ में आई है तो ये वाला ग्राफ बोलो क्या होगा, तुमको बताना है, मैं नहीं बोलूंगा। ट्राई इट आउट, डोंट वरी, आई विल गिव यू अ जनरल रूल एज वेल, बट मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको मेहनत करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यस यस, आई विल रिपीट। ये फोर्थ वाला ग्राफ को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है आपका? अगर आप इस पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहो इस ग्राफ का, तो आपको ऐसा ऐसा एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा 1 एंड दिस थीटा 1 इज एक्यूट, सो tan थीटा विल बी पॉजिटिव। जैसे तुम यहाँ पे गए, तुमको फिर से यहाँ पे एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। दिस इज स्टिल एक्यूट थीटा 2, but tan theta 2 value will increase,
यस और नो, tan थीटा 2 विल इंक्रीज। तो यहाँ पे जब मैं ऊपर जाता जा रहा हूं, क्या मेरा स्लोप का वैल्यू बढ़ रहा है? तो क्या तुम बता सकते हो यहाँ पे dm by dx क्या होगा? पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। अब इस चार ग्राफ को, कोई हड़बड़ी नहीं है, इस चार ग्राफ को फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार देखो। ऊपर के दो ग्राफ ध्यान से देखो, ऊपर के दो ग्राफ में जो स्लोप्स हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल थीटा होने के कारण tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव में स्लोप, नेगेटिव में स्मॉल क्वांटिटी जो होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बिगर क्वांटिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपको समझना पड़ेगा वो चीज, और उसी के बेसिस पे आपको अपने चारों ग्राफ के कंक्लूजन्स को मतलब कोलेट करना पड़ेगा, किस तरीके से स्लोप में बदलाव हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? dm by dx, अगर लॉजिकली आप देखोगे, दिस dm by dx इज नथिंग बट दिस इज d by dx ऑफ m इज नथिंग बट dy by dx। तो dm by dx इज नथिंग, इज इट द सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ y, दैट इज d2y by dx square? यस और नो? क्लियर है ये? क्या ये क्लियर है सबको? एवरीवन, यू हैव टू से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गुड। सो नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। देखो ध्यान से, अगर इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? देखो ध्यान सुनना, तुमने ये चारों ग्राफ में एक अच्छी बात नोट की होगी कि जहां पे भी dm by dx पॉजिटिव है, जहां पे भी dm by dx पॉजिटिव है, वहां पे उस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्व के ऊपर है। डू यू अंडरस्टैंड सेंटर ऑफ कर्वेचर? मैं बताता हूँ। क्या तुमने बचपन में ऐसे ग्राफ बनाए हैं? ध्यान से देखो, ऐसे ग्राफ बनाए हैं, इस टाइप के कर्व बनाए हैं। तो जब भी तुम कर्व बनाते थे, क्या तुम अपने कंपास का नीडल को यहाँ रखते थे और पेंसिल को यहाँ पे रख के ऐसे घुमा देते थे? यस और नो? तो जहां पे तुम नीडल रखो वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपने बहुत बार ये टर्म पढ़ा होगा, बट दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। जहां पे आप नीडल रखोगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चमका क्या? बात समझ में आई है? यस और नो? गुड। अब तुम आ जाओ इधर, देखो तुमको समझ में आएगी बात। तुम अगर पहला ग्राफ देख रहे हो, पहला ग्राफ में क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है? क्योंकि अगर तुम्हें ये ग्राफ बनाना पड़ेगा तो तुम्हें अपना पेंसिल को यहाँ पे रखना पड़ेगा और तभी तुम ये ग्राफ खींच सकते हो। यस और नो? पेंसिल पे नीडल, सॉरी, जहाँ पे डॉट बना है वहां पे नीडल रखना पड़ेगा और पेंसिल को घुमाना पड़ेगा, तभी ये ग्राफ तुम्हें मिलेगा। तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कर्व के ऊपर है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस कर्व के ऊपर है। तुम देखो ध्यान से, जहां पे भी dm by dx पॉजिटिव है, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट ग्राफ और कर्व इज अबव द कर्व, और जहां पे भी dm by dx नेगेटिव है, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व इज बिलो द कर्व। क्या तुम्हें समझ में आया है? अपने कॉपी में लिखो, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक एंड मजेदार ट्रिक एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर से सुनो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रुको, स्लाइड एक्स्ट्रा है, हाँ स्लाइड एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ये देख ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि if d2y by dx square is positive, then center of curvature of curve will be कहाँ पे होगा? बोलना पड़ेगा, will be above the curve। yes or no? will be above the curve and, नहीं याद आया, ये देखो, क्या dm by dx पॉजिटिव है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अबव द कर्व। यहाँ पे भी देखो dm by dx पॉजिटिव है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अबव द कर्व। यहाँ पे देखो dm by dx नेगेटिव है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिलो द कर्व। यहाँ पे देखो dm by dx नेगेटिव है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर बिलो द कर्व। तो तुम उल्टा, तुम सिर्फ ये रूल याद रखो, देखो तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा। तुमको पता है, तुम कोई भी कर्व देखो और सिंपली सोचो कि इसको बनाने के लिए नीडल कहाँ पे होना चाहिए। अगर नीडल उस ग्राफ के नीचे आ रहा है, मतलब वहां पे dm by dx क्या आएगा? बोल, नेगेटिव। एक सेकंड, एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, रुक जा। मकरंद, सर इफ यू डोंट डू dm by dx, you can simply say that
इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव बाय हैविंग अ लुक एट सेंटर कर्वेचर। यस यस, वही तो मैं बोल रहा हूँ मकरंद, वही तो बता रहा हूँ बेटा। बट पहले ये समझाना पड़ता है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देना पड़ता है। सब चीजों को शॉर्ट ट्रिक से पहले स्टार्ट में फील नहीं आती। अब सुन ध्यान से, तेरे पास कोई भी कर्व हो तो सीधा सीधी बोल देगा उसका डीएम बाई डीएक्स क्या है। क्या करना पड़ेगा तेरे को, बोल। तू सिर्फ ये रूल फॉलो करेगा क्या, इसको बनाने के लिए पेंसिल का नीडल, सॉरी कंपास का नीडल कहाँ होना चाहिए। अगर कंपास का नीडल ग्राफ के नीचे है तो डीएम बाई डीएक्स नेगेटिव आएगा भाई। और अगर इस ग्राफ को बनाने के लिए कंपास के नीडल को ग्राफ के ऊपर रख रहे हैं तो फिर पॉजिटिव आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पॉजिटिव आएगा? डीएम बाई डीएक्स, डीएम बाई डीएक्स इज नथिंग बट डी2 बाई डीएक्स स्क्वायर। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है? एवरीवन यू हैव टू से, कम ऑन। क्या क्लैरिटी है? ये सबको समझ आया है? सबको आ रहा है समझ थोड़ा थोड़ा? गुड। जो लोग आज अटेंड किए उनको थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा थोड़ा कम से कम ये सुन के थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, चलो भाई एक रूल तो समझ में आया कि ग्राफ देखते साथ हम बता सकते हैं ये है वो है। अब बाकी के वीडियोस देखो, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। क्या क्लैरिटी है ये? अब सुन ध्यान से, अब सुन ध्यान से, ये देख। तो अपने को ये चीज समझ में आई कि ये देख, अगर डीएम बाई डीएक्स पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ इस टाइप का होगा, और अगर डीएम बाई डीएक्स नेगेटिव है तो ग्राफ इस टाइप का होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ग्राफ के नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करना चाहिए, यस और नो, और यहाँ पे ग्राफ के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करना चाहिए। क्या बात समझ में आई है? क्या ये देखते साथ ही बता दोगे क्या है क्या नहीं? ठीक है, गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, सपोज मैंने तुम्हें एक ग्राफ दिया ऐसा, कॉमन सेंस के लिए बोलो, तुम अगर ये पहाड़, ये मान लो एक क्लिफ है या फिर एक पहाड़ है, इस पहाड़ की चढ़ाई करना चाहते हो, सबसे ज्यादा पसीना किस जोन पे आएगा तुम्हें, इनिशियली या बाद में? इनिशियली या बाद में? इनिशियली, यस। इसका मतलब इनिशियली इसका स्लोप ज्यादा है और बाद में इसका स्लोप कम हो गया। इनिशियली इसका स्लोप ज्यादा है और बाद में इसका स्लोप कम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इसका डीएम बाई डीएक्स क्या आएगा? अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो ये ग्राफ बनाने के लिए इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर आ रहा है, मतलब डीएम बाई डीएक्स पॉजिटिव होगा। डीएम बाई डीएक्स पॉजिटिव होगा, यस और नो? डीएम बाई डीएक्स विल बी पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सॉरी, उल्टा बोला मैंने, सॉरी 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 गाइस, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। नीचे आ रहा है तो डीएम बाई डीएक्स यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना। आप लॉजिकली इसमें समझ सकते हो, क्या स्लोप इनिशियली ज्यादा है और बाद में कम हो रहा है। तो हमेशा मैंने बोला है डीएम, ये देख, इसको फील कर, इसको फील कर, डीएम बाई डीएक्स। भाई डीएम बाई डीएक्स इज नथिंग बट ये तो डेल एम बाई डेल एक्स से ही आया है ना। लेकिन दो पॉइंट का स्लोप हम अगर बहुत करीब दो पॉइंट्स लेंगे तब ये डेल एम डीएम में बदल जाएगा, यही तो हमने सीखा था। तो मैं अगर डेल एम करूं, कोई भी क्वांटिटी का डेल करूं, क्या डेल इज ऑलवेज चेंज, एंड चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। बोल हाँ या ना? नहीं आया भाई, बोल चमका कि नहीं? चमका ना? अब मुझे बता, क्या इनिशियली स्लोप ज्यादा है और बाद में क्या स्लोप कम हो जाएगा? तो इनिशियली स्लोप ज्यादा है, बाद में स्लोप कम हो जाएगा, तो चेंज जो है क्या चेंज हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल स्लोप कम है, इनिशियल स्लोप ज्यादा है, क्या डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा? बोल हाँ यार। क्या क्लैरिटी है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अब इसको देख, इसको देख, इसको फील कर। मान ले मैंने तेरे को ग्राफ दिया ऐसा, अब देख, तेरे को शॉर्ट ट्रिक से पता है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करने वाला है, मतलब ग्राफ के नीचे, मतलब यहाँ पे भी डीएम बाई डीएक्स नेगेटिव आएगा। बोल हाँ या ना? यहाँ पे भी डीएम बाई डीएक्स नेगेटिव आएगा। अब लॉजिकली सोच, तू अगर यहाँ पे स्लोप निकाला, यहाँ पे स्लोप ये होगा, बाद में स्लोप निकाला तो स्लोप बढ़ रहा है, बट स्लोप जो यहाँ पे है, ये जो स्लोप है, इस स्लोप को ध्यान से देख। स्लोप जो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर तू स्लोप बनाएगा तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेगा, और ये टेंजेंट जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा, ये ऑब्ट्यूज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑब्ट्यूज होने के कारण tan थीटा नेगेटिव में आएगा, तो ये नेगेटिव में वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, यस और नो? तो नेगेटिव में वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, तो ये आ गया मेरा, मान ले -2। अगर यहाँ पे स्लोप -2 है, यहाँ पे स्लोप आएगा -5। तो जब तू डिफरेंस निकालेगा -5 माइनस ऑफ -2, क्या तेरे को नेगेटिव में डिफरेंस मिलेगा स्लोप का? नहीं आया भाई, आया कि नहीं बोलना है? क्या क्लैरिटी है ये? अब सुनना, ये तो तुमने समझने के लिए एक बार समझ लिया। तुम्हारे लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है अभी। दिस शॉर्ट ट्रिक विच यू आर गोइंग टू यूज,
आप सिर्फ देखोगे कि इस कर्व को बनाने के लिए कंपास के नीडल को कहां रखना है। अगर वो ग्राफ के नीचे है तो dm/dx और d2y/dx² नेगेटिव है, और अगर ग्राफ के ऊपर है तो dm/dx या d2y/dx² पॉजिटिव है। क्या आपको ये सबको समझ में आ गया ना कि dm/dx इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू d2y/dx²? यस नो मे बी? क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? गुड गुड, क्लैरिटी आई है? वेरी गुड। तो आपको ये जो 4 ग्राफ है ना बेटा, ये 4 ग्राफ अगर आपने समझ लिया ना दिल से एकदम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली, तो आपको पूरे फिजिक्स में ग्राफ के एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्लोप कैसे बदल रहा है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज कैसा है, इन्हीं के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। और आपको मैंने बताया है कि जो स्लोप है, ये स्लोप सिर्फ एक नियर नंबर नहीं होगा, इट विल हैव सम यूनिट आल्सो एसोसिएटेड विद इट, बिकॉज़ फिजिक्स में हमारे एक्स और वाई एक्सिस में प्लेन नंबर्स नहीं होते, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड, चलो आगे बढ़ो। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा एज द नेम इज सजेस्टिंग, मतलब किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, क्या है, ये निकालने के लिए हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये निकालने के लिए हमें मैक्सिमा और मिनिमा का सहारा लेना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो लेट्स ट्राई टू गो इनटू दैट, इसको समझते हैं थोड़ा सा, राइट? आई विल टेक 5-6 मिनट्स एक्स्ट्रा जितना हो जाए इसमें, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है? चलिए आइए बढ़ते हैं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, अब ध्यान से सुनो। ये जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, यहाँ पे 2 टाइप के मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन होते हैं। मैक्सिमा, एक मैक्सिमा होता है लोकल मैक्सिमा और एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा। सिमिलरली मिनिमा में भी लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी। सपोज मैं बोलूं इंडिया का रिचेस्ट पर्सन, जापान का रिचेस्ट पर्सन, अमेरिका का रिचेस्ट पर्सन, यूरोप का रिचेस्ट पर्सन, ऑस्ट्रेलिया का रिचेस्ट पर्सन। तो इंडिया का जो रिचेस्ट पर्सन है वो इंडिया में जितने लोग हैं क्या उनसे सबसे ज्यादा रिच है? सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया का जो रिचेस्ट पर्सन है वो ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा रिच है। लेकिन अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं तो इनमें से शायद जो अमेरिका वाला बंदा होगा या इंडिया वाला बंदा होगा वो रिचेस्ट होगा। तो सभी, तो बेसिकली क्या होता है, लोकल मतलब अपने आसपास में सबसे बड़ा, या अपने मिनिमा मतलब लोकल मिनिमा मतलब अपने आसपास में सबसे छोटा, और ग्लोबल मतलब सारे मैक्सिमम को कंपेयर कर दो और उनमें से जो सबसे बड़ा हुआ वो हो गया ग्लोबल मैक्सिमा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? गाइज आपको याद है आपने एक लैंग्वेज पढ़ा होगा, सी, कंप्यूटर लैंग्वेज सी पढ़ा था क्या स्टैंडर्ड 9th-10th में? पढ़ा होगा सी, शायद किसी ने तो पढ़ा होगा। फाइन, जिन्होंने भी सी पढ़ा था, याद है तुमने वेरिएबल्स डिफाइन करते थे, लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। सी प्लस प्लस, ठीक है, सी प्लस प्लस पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। मेरा एक बेसिक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन किए थे? कोई भी फंक्शन को ड्राई रन करते थे तो लोकल वेरिएबल्स उसी फंक्शन के लिए होते थे और ग्लोबल वेरिएबल्स थ्रू आउट डिफाइन होते थे पूरे फंक्शन के लिए। यस और नो? याद आ रहा है? वैसे ही है। जावा नहीं भाई, जावा बहुत ऊपर चीज है, मैं जावा होगा कुछ नहीं जानता, मैंने सी प्लग किया हुआ है बेसिक, ठीक है? ध्यान सुनना, तो मैं उसी का एक रेफरेंस दे रहा हूँ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल? यू अंडरस्टूड इट, राइट? लेट मी हेल्प यू आउट। देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ ऐसा है, सुनना ध्यान से। देख, तू अगर देखेगा ये एक मिनिमा है, ये एक मिनिमा है, ये एक मिनिमा है, इन सब में जो सबसे कम, दैट इज नोन एज द ग्लोबल मिनिमा। क्या ये ग्लोबल मिनिमा है? और देखेगा तू मैक्सिमा देखेगा तो मैक्सिमा ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब लोकल मैक्सिमा है। समझ में आ रही है?
लेकिन इनमें ग्लोबल मैक्सिमा कौन है बोल? क्या ये वाला ग्लोबल मैक्सिमा है? सबसे बड़ा इनमें से, बड़ों में से भी सबसे बड़ा, दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमा। एंड लोकल मैक्सिमा मतलब उसके आसपास सभी वैल्यूज के कंपैरिजन में वो बड़ा होगा, और ग्लोबल मतलब सब में सबसे बड़ा होगा। सिमिलरली लोकल में, लोकल मिनिमा में उसके आसपास सबसे कम, उसके आसपास सबसे कम, उसके बाद, और इन सबसे कम में से जो सबसे कम है वो ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। क्या क्लैरिटी है ये? गुड। तो कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन में हमें निकालना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी है। ध्यान सुनना, अब मेरी बात सुन ध्यान से। मान ली ये वेरिएबल x है और ये वेरिएबल y है। अब समझ, जिस x पे ये x, जिस x की वैल्यू पे हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन मिले, ये है ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हुई, ये है ग्लोबल मैक्सिमम की वैल्यू जो y एक्सिस में दिखा रही है। क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं आई बात? ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये x वो वैल्यू है जहां पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? वो y की वैल्यू देगी। ये y की वैल्यू जो आ रही है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड इट इज अचीव्ड एट व्हिच कोऑर्डिनेट ऑफ x, x1 सपोज। x1 पे मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक होगा किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रही है, और दूसरा होगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को ध्यान से देख, तेरे को समझ में आएगी। एक बात ध्यान सुनना। अब देख, तू अगर ये ग्लोबल मैक्सिमा देख रहा है ना, इधर देख ध्यान से, ग्लोबल मैक्सिमा को देख। ग्लोबल मैक्सिमा अगर तू देखेगा, ये देख, जहां पे भी ग्लोबल मैक्सिमा हो रहा है उस जगह पे अगर तू टेंजेंट खींचेगा ना ग्राफ के ऊपर, ये टेंजेंट देख, जहां जहां भी ग्लोबल मैक्सिमा है वहां पे अगर तू टेंजेंट खींचेगा ना ग्राफ के ऊपर, तेरे को कुछ समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ? कोई बता सकता है मैं क्या बोलने वाला हूँ नेक्स्ट? ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचू ग्राफ के ऊपर, टेंजेंट, टेंजेंट समझते हो? टेंजेंट, सर्कल का टेंजेंट पूछा था, वैसे किसी भी ग्राफ का टेंजेंट हो सकता है। तुम मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा ये पढ़ोगे, फिलहाल तो तुम ये बताओ कि अगर मैं सब ग्लोबल मैक्सिमम पे टेंजेंट खींचूं, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड जूही, गुड, 180 degree you are saying, it means this line is parallel to x axis, that's what I wanted you to say। जहां पे भी ग्लोबल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा हो रहा है वहां पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो वो जो टेंजेंट लाइन है, इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या चमका है? इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात समझ आई है? आई क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वेरी गुड। अब सुन, अब देख, सिमिलरली जो मिनिमम पॉइंट्स हैं वहां पे भी मैं टेंजेंट खींच रहा हूं, वहां पे भी देख, क्या ग्राफ इज पैरेलल टू द, और जो टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब टेंजेंट मैं खींच रहा हूं, मतलब ग्राफ के ऊपर dy by dx ही तो कर रहा हूं। dy by dx इज व्हाट? इट इज द dy by dx इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज द स्लोप। तो ये जो मैंने टेंजेंट खींचा है, मैं जब बोल रहा हूं इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब इसका स्लोप कितना है? dy by dx इज द स्लोप। तो व्हाट इज द स्लोप एट x1? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट x1? तो बता सकता है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब क्या? 0। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही। तो dy by dx देखो, जहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमा आ रही है, लोकल या ग्लोबल, क्या उन सभी जगहों पे, वो सभी जगह, क्या dy by dx इक्वल टू 0 उन सभी जगहों पे हो रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बच्चे का दिमाग अभी चमकना चाहिए, बच्चा बोलना चाहिए अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मुझे कोई एक फंक्शन दिया, सपोज मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ, लेट्स डू इट, एक सवाल करते हैं और उसके बाद मैं आज के लिए आपको छोड़ दूंगा एंड वी विल मीट टुमारो एंड वी विल कंप्लीट दिस, ठीक है? सुनना ध्यान से। सपोज मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सपोज ये फंक्शन में देता हूँ। इस फंक्शन को देखते साथ ही बच्चे को बोलना चाहिए कि सर दिस इज अ कर्व। क्यों कर्व? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, y और x, और इनमें से एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी डिग्री 2 है, राइट? सो इट्स अ कर्व। एवरीबॉडी एग्रीज टू मी? इट्स अ कर्व, वेरी गुड, ये कर्व है। अब सवाल है, ये अगर कर्व है सर, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है? एंड सपोज आई टेल यू दैट इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप निकालिए इन दिस रेंज। सुनना, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1,
एंड लेस देन इक्वल टू 3। इस रेंज में मुझे इस ग्राफ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। बहुत बार आपको ये सब चीजें करने को जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, लॉजिकली सोचना। तो मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट जब पढ़ा तो मेरे दिमाग में विचार आया कि यार मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए मुझे dy बाई dx को क्या करना पड़ेगा, 0। क्योंकि कहीं पे भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा इस ग्राफ का, वहां पे डेफिनेटली अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा ग्राफ के ऊपर तो वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। मतलब dy बाई dx को मैं 0 करूंगा और dy बाई dx को 0 करने के बाद जो भी मेरे को वैल्यू मिलेगी x की, क्या उन्हीं x पे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है? नहीं चमका भाई। फिर से बोल रहा हूँ, बोलूं क्यों, मैं करके दिखाता हूँ। आ जाओ देखो, लेट्स डू dy बाई dx। अगर मैं dy बाई dx कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 4। अगर मैं dy बाई dx को 0 कर दूं तो मुझे x की वैल्यू मिल रही है 1 ओनली एंड दैट इज +2। बोल समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब x इक्वल टू +2 में मुझे क्या मिलेगा? x इक्वल टू +2 में मुझे क्या मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो सोचो। मुझे x इक्वल टू +2 में कुछ भी मिल सकता है, मैक्सिमा या मिनिमा, क्योंकि दोनों ही जगहों पे स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती थी भाई। अरे यार नहीं आया। दोनों ही जगहों पे स्लोप जो होती थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती थी। इसका मतलब जब मैंने dy बाई dx को 0 किया तो x की वैल्यू जब मेरे पास +2 आ रही है, ये +2 पे मुझे मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है। बोल हाँ या ना। अब सवाल है कि मैक्सिमा और मिनिमा में क्या मिलेगा, वो निकालने के लिए सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। मतलब हम करेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब हम d बाई dx करेंगे किसका? dy बाई dx का, विच इज 2x माइनस 4। तो d बाई dx ऑफ 2x माइनस 4 करेंगे तो हमें वैल्यू मिल रही है +2। अब याद कर, मैंने तेरे को बोला था अगर dm बाई dx पॉजिटिव है और dm बाई dx नेगेटिव है, अगर dm बाई dx पॉजिटिव है इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर will lie above the curve. Yes, no, maybe. Yes, no, maybe. And if dm by dx is negative, then center of curvature will lie below the curve. Yes, no, maybe. अब मेरी बात सुनो, बिकॉज d2y by dx को +2 आ रही है, इसका मतलब क्या है? d2y by dx को +2 आ रही है मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें x इक्वल टू +2 पे क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव है। मतलब हमारा ग्राफ जो है, हमारा ग्राफ ऐसा होगा कुछ, x इक्वल टू +2 पे। बोल हाँ या ना। ऐसा होगा मतलब +2 पे मुझे क्या मिलने वाला है? कोई बताएगा? मैक्सिमा या मिनिमा? बोलना पड़ेगा। यस यस, देयर यू आर, ब्रिलियंट, वेरी गुड वेरी गुड। मिनिमा मिलेगा, बहुत बढ़िया। क्या चमका है? आई वॉन्ट टू लीव यू एट दिस हाई पॉइंट टुडे। आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको तब तक देखते रहो जब तक इसके अंदर एक एक चीज जो मैंने बोली है इट इज क्रिस्टल क्लियर। क्या मेरी बात समझ में आई है? Go through this video. This will be uploaded by 3:30 or 4 o'clock in my channel. Go through it and prepare your notes accordingly. Guys, notes के लिए मैं आपको अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, notes के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको खुद के notes बनाने हैं। Don't rely on me giving the notes. I can give you notes, but that will not be your work. So it will be very difficult for you to retain it. If your work is your original, you will be able to retain it for a longer amount of time. ठीक है?